तो स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री सफ़र में। आज 22 जनवरी है, तो सबसे पहले सभी भाइयों को जय श्री राम। और आज के ठीक एक महीने बाद 22 फरवरी को आपके बोर्ड के एग्ज़ाम हैं, तो अभी से आप अपनी तैयारियों में जुट जाइए। सारी चीज़ें छोड़कर आप अपना ध्यान पढ़ाई पर केंद्रित करिए, क्योंकि आपको पता है कि एक महीना बहुत कम समय आपके पास बचा है। आपके यूपी बोर्ड 2024 के आपके एग्ज़ाम है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला कराने वाला हूं, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न चैप्टर वाइज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर जरूर जाएंगे। ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वीडियो के अंत में कुछ फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बताऊंगा जिनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जल्दी से कॉपी पेन ले लीजिए और जुड़ जाइए केमिस्ट्री सफ़र के साथ। श्री राम जी की कृपा आप सब पर बनी रहे, आप तैयारी में जुट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। महत्वपूर्ण प्रश्न यानी कि विलियन चैप्टर है, सॉल्यूशन पहला चैप्टर है, यूनिट नंबर 1। हम यूपी बोर्ड के महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों को बताने जा रहे हैं। तो सभी जो है आप इन प्रश्नों की तैयारी जरूर कर लें, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आएंगे। तो देखेंगे विलियन चैप्टर है, महत्वपूर्ण प्रश्न मैं बता रहा हूं। तो पहले मैं बता दे रहा हूं पहला प्रश्न कौन सा है। तो आपको नियम बता दे रहा हूं। सबसे पहले आपको राउल्ट का नियम तैयार करके जाना है। राउल्ट का नियम, राउल्ट्स लॉ, और उसकी सीमाएं पता करके जानी है। सीमाएं, राउल्ट का नियम और उसकी सीमाएं लिखिए। इस तरह का प्रश्न मिलेगा, आप कर देंगे। यानी कि डिफाइन द राउल्ट्स लॉ एंड देयर लिमिटेशंस। तो दूसरा जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका है हेनरी का नियम। हेनरी का नियम, हेनरी का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। अनुप्रयोग यानी कि डिफाइन द हेनरीज लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस। ये दोनों के दोनों प्रश्न काफी अच्छे हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरे क्वेश्चन की बात करूंगा इस चैप्टर में, तो वो है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बहुत अच्छा है, अणुसंख्यक के गुणधर्म है ये। क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन। देखिए मैं आपको नंबर वाइज क्वेश्चन बता रहा हूं कि पहले चैप्टर में कितने प्रश्न हैं जो आपको तैयार करने हैं बोर्ड एग्जाम के लिए। क्वथनांक में उन्नयन को हम डेल्टा टीबी से प्रदर्शित करते हैं। डेल्टा टीबी से क्वथनांक में उन्नयन पर सवाल भी आता है, इसलिए मैं इसका फॉर्मूला भी यहां पर आपको लिख दे रहा हूं कि इसका फॉर्मूला क्या है। डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये इसका फॉर्मूला है। आप जरूर इस फॉर्मूले को लिख लें। इस फॉर्मूले पर बोर्ड एग्जाम में आपका न्यूमेरिकल देखने को मिल सकता है। तो देखेंगे यहां पर मैंने यहां पर चौथा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 आपका लिखा है हिमांक में अवनमन। ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, एक अणुसंख्यक गुणधर्म है। तो हिमांक में अवनमन, अवनमन, हिमांक में अवनमन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा टी एफ से। तो इसका भी फॉर्मूला होता है डेल्टा टी एफ इक्वल टू, देखिए बिल्कुल ऊपर जैसे फॉर्मूला है, के बी की जगह आप के एफ लिख देंगे यहां पर, और जैसा का लिखा हुआ है वैसा ही लिख देंगे। डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एम बी क्या है, डब्ल्यू ए क्या है, के बी क्या है, तो आप मेरी पुरानी वीडियो देख लो, उसमें ये सारी जानकारी दी गई है। तो देखिए मैंने यहां पर फॉर्मूला भी लिख दिया है क्वथनांक में उन्नयन का और हिमांक में अवनमन का। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं। मैं एक बार देख लेता हूं वीडियो को, तब तक आप ये क्वेश्चन लिख लो जल्दी से। चारों क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। राउल्ट का नियम, हेनरी का नियम, क्वथनांक में उन्नयन, हिमांक में अवनमन। एक 5वां क्वेश्चन और यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, वो है पराशरण दाब। पराशरण दाब, इसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है समझाइए ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसे पाई से रिप्रेजेंट करते हैं या पी से भी कर सकते हैं। तो इसका फॉर्मूला मैं यहां पे जरूर लिखूंगा, पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम। ये इसका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है, पाई इक्वल टू डब्ल्यू आर टी अपॉन एम, पराशरण दाब का फॉर्मूला है। ये तीनों के तीनों फॉर्मूले इस चैप्टर में काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वथनांक में उन्नयन का फॉर्मूला, हिमांक में अवनमन का फॉर्मूला, और ये पराशरण दाब का फॉर्मूला। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए।
जल्दी से स्क्रीन शॉट ले लो, तब तक फिर मैं आगे बताता हूं। तो चलिए, ये पांचों के पांचों क्वेश्चन आपने लिख दिए हैं। इन्हीं क्वेश्चनों को आप तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए घर पे। अब मैं आपको 6 वाला क्वेश्चन जो है बताना स्टार्ट कर रहा हूं। 6 वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप याद रखें। हाँ, अब मैं लगातार वीडियो बनाऊंगा जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, मैं वीडियो बनाता रहूंगा और आज से लगातार आपको एक वीडियो अपलोड करके दूंगा ताकि आपके एग्जाम की जो है तैयारी अच्छी हो जाए। तो चलिए, मैंने 5 क्वेश्चन आपको करा दिए। अब 6 वाला जो क्वेश्चन है वो है आदर्श विलयन। आदर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर, तथा अनादर्श विलयन में अंतर आपको बताना है। विलयन में डिफरेंस बिटवीन आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखूंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आदर्श विलयन तथा अनादर्श विलयन में अंतर। देखिए 7वें क्वेश्चन में मैं इस चैप्टर में ये आपको जरूर जानकारी बताऊंगा कि आपको जानकारी होनी चाहिए मोल ललता यानी कि मोलैलिटी, मोलरता, नॉर्मलता तथा मोल प्रभाज, तथा मोल प्रभाज, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि मोलैलिटी, मोलैरिटी, नॉर्मैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, ये काफी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में आपको इनकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। आप लिखिए जल्दी से। तो मैंने आपको 7 क्वेश्चन ये बता दिए हैं। 8 वाला जो क्वेश्चन है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पराशरण तथा विसरण में अंतर, तथा विसरण में अंतर, पराशरण तथा विसरण में अंतर, यानी कि डिफरेंस बिटवीन ऑस्मोसिस एंड डिफ्यूजन। तो परासरण और विसरण में आपको अंतर पता होना चाहिए। इसके बाद ये 8 क्वेश्चन तो वो हो गए जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसकी जानकारी तो आपको चैप्टर में होनी ही चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिर भी ऑप्शनल लेके जाना चाहते हो कि मुझे 1-2 क्वेश्चन और पता चल जाए, तो इसके अलावा आप वॉन्ट ऑफ गुणांक पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो? वॉन्ट ऑफ गुणांक, वॉन्ट ऑफ गुणांक पढ़ सकते हो आप। इसके अलावा वॉन्ट ऑफ गुणांक क्या होता है, तो वॉन्ट ऑफ गुणांक के अलावा भी अगर आप और एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना चाह रहे हैं तो RLVP के बारे में पढ़ सकते हो, इसके रिलेशन के बारे में पढ़ सकते हो। RLVP और इसके रिलेशन के बारे में, यानी कि वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं पहले चैप्टर से, जिसका नाम है विलयन। तो आप सारे के सारे क्वेश्चन लिख लीजिए और इनके जवाब भी लिखिए ताकि आपकी तैयारी अच्छे से होती चली जाएगी। तो चलिए, अब ये 8 क्वेश्चन के बाद अब मैं दूसरे चैप्टर में यानी कि दूसरी यूनिट आपको बताने जा रहा हूं। दूसरी यूनिट में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रहा हूं, जल्दी से आप इन्हें लिख लें। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की। यूनिट नंबर 2 वैद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब इसके महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। अभी मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट यानी कि यूनिट नंबर फर्स्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, 8 इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे और उसके अलावा भी मैंने 2 क्वेश्चन बताए थे। अब इस चैप्टर में कौन कौन से प्रश्न आपको पढ़ के जाने हैं जो बोर्ड एग्जाम में आएंगे वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो मैं लिखने जा रहा हूँ, कोलराउस का नियम। कोलराउस का नियम, ये मैं यहाँ पे लिखूंगा, ये आप जरूर तैयार करके जाएं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अनुप्रयोग यानी कि डिफाइन द कोलराउस लॉ एंड देयर एप्लीकेशंस, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है नष्ट समीकरण क्या है।
देखिए नष्ट समीकरण आपको पढ़ना है, नष्ट समीकरण क्या है, तो व्हाट इज नष्ट इक्वेशन, आपको नष्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। 298 केल्विन पर नष्ट समीकरण क्या होता है, और इस समीकरण पर आपको सवाल भी पूछ लेता है, तो आपको सवाल भी पता होने चाहिए। अगर आपको इन क्वेश्चन के आंसर जानने हैं तो आप मेरी पुरानी वीडियो में सभी प्रश्नों के आंसर देख लेंगे, आपको मिल जाएंगे, तो देखेंगे। और हाँ, वीडियो के लास्ट में मैं फैक्ट वाले क्वेश्चन भी बताने वाला हूं कि ये प्रश्न बहुत अलग तरीके के हैं, इनको कैसे तैयार करना है, क्या करना है, और ये भी बताऊंगा कि एनसीईआरटी वाले क्वेश्चनों को कैसे करना है। तो चलिए यहां पर जो तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं यहां पे लिखूंगा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स मुक्त ऊर्जा, गिब्स फ्री एनर्जी क्या है। गिब्स फ्री एनर्जी पे भी आपका न्यूमेरिकल बनेगा, तो आपको ये सवाल पढ़ना है। इसके लिए गिब्स मुक्त ऊर्जा मैं इस पे वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगा। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इनको जरूर तैयार करेंगे। देखिए मानक इलेक्ट्रोड विभव, एक क्वेश्चन है, मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। मानक इलेक्ट्रोड विभव इसे ई नोट से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक क्वेश्चन होता है आपका, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है। मानक हाइड्रोजन, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और काफी अच्छे सवाल भी हैं इस चैप्टर में जो मैं आगे अभी बताने वाला हूं। फिलहाल मैंने ये आपको चैप्टर में क्वेश्चन जो बता दिए हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक देखिए सेल में अंतर पूछ लेता है, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर। विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर, तथा गैल्वेनी सेल में अंतर, गैल्वेनी सेल में अंतर, ये काफी अच्छा प्रश्न है। अच्छा, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड द्वारा किसी भी दूसरी धातु का हम इलेक्ट्रोड विभव कैसे ज्ञात करेंगे, तो कनेक्ट कर देते हैं। तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आप जरूर पढ़ लें, ये क्या होता है। विद्युत अपघटनी सेल तथा गैल्वेनी सेल में अंतर आप जरूर पढ़ के जाएंगे। ये 6 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, 6 के बाद फिर आगे क्वेश्चन लिखूंगा, इन्हें आप जल्दी से लिख लें, स्क्रीनशॉट ले लें। तो चलिए अब इन 6 क्वेश्चन के अलावा मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इस चैप्टर में। 6 क्वेश्चन मैंने अभी आपको बता दिए हैं। 6 क्वेश्चन के बाद मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो देखिए अब इन क्वेश्चन को जो मैं बताने जा रहा हूँ उन्हें ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पर मैंने लिखा विशिष्ट प्रतिरोध। भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विशिष्ट प्रतिरोध का आपको मात्रक पूछ लेगा, विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा पूछ लेगा। तो विशिष्ट प्रतिरोध आपको पता करना है, इसका सूत्र भी आपको पता होना चाहिए, इसका मात्रक भी आपको पता होना चाहिए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल भी बन सकता है यहां से। और मैंने यहां पे लिखा विशिष्ट चालकत्व, विशिष्ट चालकत्व, इसको भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, इसका आपको सूत्र पता होना चाहिए, इसका भी आपको मात्रक पता होना चाहिए। इसी प्रकार ये जो प्रश्न मैं आपको लिख रहा हूं, देखिए मैंने 7वां प्रश्न लिख दिया, और ये क्वेश्चन नंबर 8 और ये क्वेश्चन नंबर 9, 7, 8, 9। तो ये देखिए 7वां और ये 8वां क्वेश्चन और ये 9वां क्वेश्चन है आपका। तो 9वां क्वेश्चन जो है, देखिए मैंने पहले ही कहा था इस वाले चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुल्यांकी चालकता आपको पढ़ के जानी है, तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता आपको पढ़ के जानी है, और मोलर चालकता आपको पढ़ के जानी है। मोलर चालकता क्या होती है, तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता में क्या अंतर है, क्या इनके सूत्र हैं, क्या इनका मात्रक है, ये आपको पता रखना है। तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है चालकता सेल क्या होता है, चालकता सेल क्या है, या फिर सेल स्थिरांक क्या है, सेल स्थिरांक क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर बात करें सवाल की, तो ऑप्शनल में आपको बता दे रहा हूं कि इस चैप्टर में 2 प्रकार के सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। या तो ईएमएफ पर सवाल आप तैयार करके जाएंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होता है इस पर सवाल, जिसका फॉर्मूला है E = E कैथोड माइनस E एनोड। तो ईएमएफ पर सवाल आपको मिल सकता है देखने को, और नष्ट समीकरण
नष्ट समीकरण पर भी आपको सवाल देखने को मिल सकता है। इधर गिब्स मुक्त ऊर्जा पर लास्ट ईयर भी आपका न्यूमेरिकल आया है। तो ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनसे आपका न्यूमेरिकल बनेगा, इनको आप पढ़ें। बाकी मैंने सारे क्वेश्चन बता दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आप लिख के अपनी कॉपी में इनके आंसर लिख लें, तो आपकी तैयारी यकीन मानिए बहुत अच्छी होगी। अब मैं आपको यूनिट नंबर 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 रासायनिक बलगतिकी केमिकल काइनेटिक्स। महत्वपूर्ण प्रश्न इंपोर्टेंट क्वेश्चंस अब करने जा रहे हैं तीसरी यूनिट के। हमने 2 यूनिट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ लिए हैं। आप इन क्वेश्चनों को लिख लें, इनके आंसर यूट्यूब पर मेरी वीडियो में हैं, आप देखें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इस चैप्टर में जो सबसे ज्यादा बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, बहुत महत्वपूर्ण है। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। आणविकता यानी कि अभिक्रिया की आणविकता में अंतर, ये क्वेश्चन कई बार बोर्ड एग्जाम में आया भाई। डिफरेंस बिटवीन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड द मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शन, यानी कि अभिक्रिया की कोटि और आणविकता में अंतर। तो इसके बाद आपको यह पता होना चाहिए। दूसरा जो क्वेश्चन है इस चैप्टर में वो है प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है। प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं? प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है? इसके लिए दर स्थिरांक की गणना कीजिए। दर स्थिरांक की गणना कीजिए। काफी अच्छा क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं यहां पर लिखूंगा, अर्ध आयु काल क्या है। अच्छा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया आपको याद रखना है कि इस चैप्टर में मैं देखिए आपको बता दे रहा हूं, ये बात आप अपने दिमाग में डाल लें कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया पर निश्चित ही बोर्ड एग्जाम में सवाल आता है ना। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला क्या है, जल्दी से बता दो कमेंट में। क्या होगा बोलो? K = 2.303/T log 10 A/A-X। ये फॉर्मूला है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, इसे आप जरूर लिख लेना। ये फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला है। तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अर्ध आयुकाल क्या है। अर्ध आयुकाल क्या है? अर्ध आयुकाल क्या है? तो अर्ध आयुकाल का भी फॉर्मूला यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, T12 = 0.693/K। तो देखिए ये आपके न्यूमेरिकल्स में काफी काम आएंगे, दोनों फॉर्मूला मैंने यहां पर लिख दिए हैं। ये अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला है और ये तुम्हारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फॉर्मूला है। चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आपका बताऊंगा, दर नियम क्या है। दर या वेग नियम बोल देते हैं। दर या वेग नियम को समझाइए क्या है। तो दर या वेग नियम क्या है, इनको समझाइए। ये मैंने 4 क्वेश्चन लिख दिए हैं, जल्दी से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने। अब 4 के बाद आपको 5वां क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये बोर्ड एग्जाम के लिए वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मेरा अनुभव है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और ये क्वेश्चन आप अपनी रफ कॉपी पे अभी से इनको करना स्टार्ट कर दें। तो मैंने 4 क्वेश्चन बता दिए आपको, और ये 5 वाला क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ वो काफी इंपॉर्टेंट है। अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर क्या है? अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर। अब तात्क्षणिक दर पूछ ले या फिर औसत दर पूछ ले, अभिक्रिया की औसत दर क्या होती है, तात्क्षणिक दर क्या होती है। तो ये तात्क्षणिक दर और ये औसत दर आपको पता होनी चाहिए। या फिर वो ऐसे भी बोल सकता है कि भाई अभिक्रिया की दर बताइए, अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताइए। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेट ऑफ रिएक्शन, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो डिफाइन द रेट ऑफ रिएक्शन विद एग्जाम्पल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो ये दोनों क्वेश्चन काफी अच्छे हो सकते हैं, अभिक्रिया की तात्क्षणिक दर, औसत दर, या फिर अभिक्रिया की दर किसे कहते हैं। तो अब देखिए 6 वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर मैं बनाऊंगा वो इंपॉर्टेंट किस क्वेश्चन की ओर हम जाएंगे। तो देखेंगे यहाँ पे आर्हीनियस समीकरण, आर्हीनियस समीकरण क्या है।
आर्हीनियस समीकरण क्या है? ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आर्हीनियस समीकरण, इसके साथ आपको सक्रिय ऊर्जा भी पढ़नी है। सक्रिय ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा क्या होती है, दहली ऊर्जा, सक्रिय ऊर्जा, दहली ऊर्जा, ऊर्जा अवरोध क्या है, ऊर्जा अवरोध क्या है, ये सब इसके अंदर आ जाएगा जब आप आर्हीनियस समीकरण या आर्हीनियस सिद्धांत को पढ़ेंगे। तो आर्हीनियस सिद्धांत मैंने यहां पे लिख दिया। आर्हीनियस समीकरण अलग है और आर्हीनियस सिद्धांत अलग है। आर्हीनियस सिद्धांत अलग है। जब आप आर्हीनियस सिद्धांत पढ़ोगे तो आपको सक्रिय ऊर्जा के बारे में पता चल जाएगा, दहली ऊर्जा के बारे में पता चल जाएगा, ऊर्जा अवरोध के बारे में पता चल जाएगा, और आर्हीनियस सिद्धांत जब आप पढ़ते हैं तो ये सारी चीजें आपको पता चल। तो चलिए 7वां क्वेश्चन में बता रहा था। तो 7वां क्वेश्चन जो है वो है आपका अभिक्रिया की कोटि के मात्रक बता दीजिए भाई। अभिक्रिया की कोटि के मात्रक, कोटि के मात्रक। जैसे आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछ लेगा भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया का मात्रक बताइए। अब तक बोर्ड एग्जाम में शून्य कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछा गया है और प्रथम कोटि की अभिक्रिया का मात्रक पूछा गया है। तो ये मैंने 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए। आप इनको पढ़ लेंगे तो आपको पूरा चैप्टर समझ लो तैयार हो गया है। और मुख्य रूप से एक बात याद रखेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया और अर्धायुकाल, इन पर आप ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल लगाएंगे, है ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इस चैप्टर के बाद न्यूमेरिकल है नहीं है, तो आपको इसी चैप्टर तक न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छे से करनी है। ये मैंने 3 यूनिट आपको बता दी हैं। अब मैं चौथी यूनिट आपको बताने जा रहा हूं। ये सारे क्वेश्चन आप लिख लीजिए। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 4 की, डी और एफ ब्लॉक के तत्व, यानी कि डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व होते हैं उन्हीं को हम कहते हैं संक्रमण तत्व। तो मैंने यहां पर कहा संक्रमण तत्व क्या है, संक्रमण तत्व क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए, इनके प्रमुख गुण बताइए। द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है, इनके प्रमुख गुण लिखिए। तो देखिए अगर हम संक्रमण तत्व पढ़ रहे हैं और इनके गुण की बात करें तो कौन कौन से गुण हमें इसके लिखने पड़ सकते हैं। इस पूरे चैप्टर में आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि गुण कौन कौन से हैं जो पूछे जाते हैं। तो देखिए संक्रमण तत्व के नंबर 1 आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा जाएगा। आपसे डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाएगी, ऑक्सीकरण अवस्था पूछी जाएगी। तो डी ब्लॉक के तत्वों के गुण बता रहा हूं, हेडिंग बता रहा हूं इंपोर्टेंट, कि संक्रमण तत्व क्या है, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, इनकी ऑक्सीकरण अवस्था बताइए, या फिर इनकी परमाणु त्रिज्या पूछ सकता है कि भैया डी ब्लॉक के तत्व की परमाणु त्रिज्या बता दो और आयनिक त्रिज्या बता दो। यहां पे लिख दे रहा हूं, यहीं पे लिख दे रहा हूं, आयनिक त्रिज्या भी आपसे पूछ सकता है। आयनिक त्रिज्या क्या होगी डी ब्लॉक के तत्वों की, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ऑक्सीकरण अवस्था, परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या क्या है डी ब्लॉक के तत्वों की। और चौथा जो क्वेश्चन इसमें बन सकता है कि डी ब्लॉक के गलनांक और क्वथनांक की जानकारी बता दीजिए, गलनांक और क्वथनांक की जानकारी, है ना। तो ये एक प्रश्न है जिसमें मैंने गुण 4 भागों में बांट दिया कि भैया गुण में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको पढ़ के जाना है, डी ब्लॉक के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ के जानी है, परमाणु त्रिज्या पढ़ के जानी है, आयनिक त्रिज्या पढ़ के जानी है, गलनांक और क्वथनांक के बारे में भी जानना है संक्रमण तत्वों के। तो दूसरा प्रश्न मैं यहां पर लिखूंगा संक्रमण तत्वों के, यानी कि डी ब्लॉक के तत्वों के, संक्रमण तत्वों के उत्प्रेरकीय तथा चुंबकीय गुणों को समझाइए। उत्प्रेरकीय तथा चुंबकीय गुणों को समझाइए, तथा चुंबकीय गुणों को समझाइए। तो ये आप याद रखें, उत्प्रेरकीय गुण और चुंबकीय गुण आपके पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। अच्छा, इसी के साथ आपको ये भी पता होना चाहिए परिरक्षण प्रभाव इस चैप्टर में काफी इंपॉर्टेंट है। शील्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव,
इसे स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं, शील्डिंग इफेक्ट भी कहते हैं, या प्रभावी नाभिकीय आवेश आपसे पूछ सकता है। प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। परिरक्षण प्रभाव तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या है। इसके बाद चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। एक्टिनॉइड में अंतर, ये आपको क्वेश्चन तैयार करना है, लेंथेनॉइड तथा एक्टिनॉइड में अंतर। तो चलिए ये क्वेश्चन लिख लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपको लेंथेनॉइड संकुचन पता होना चाहिए। लेंथेनॉइड संकुचन, वो आकुचन भी लिख सकता है, यहां पर मैं आकुचन भी लिख दे रहा हूं। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड संकुचन। अच्छा, क्या होता है लेंथेनॉइड संकुचन, या फिर वो ऐसे ही बोल सकता है आपसे एक्टिनॉइड संकुचन क्या होता है। एक्टिनॉइड संकुचन क्या होता है, मैं इस वीडियो में आपको क्वेश्चन बता रहा हूं, और इन क्वेश्चनों के जवाब आपको लिखने हैं एक रफ कॉपी पे, ताकि आपके बोर्ड की तैयारी जो है अच्छी हो जाए, आपके एग्जाम की तैयारी जो है अच्छी हो जाए। तो लेंथेनॉइड संकुचन या एक्टिनॉइड संकुचन किसे कहते हैं, इस प्रकार का ये क्वेश्चन बन सकता है। संक्रमण तत्वों में एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि संक्रमण तत्वों में रंगीन वर्णकों का बनना, रंगीन वर्णकों का बनना, संक्रमण तत्वों में रंगीन वर्णकों का बनना तथा मिश्र धातुओं का बनना, तथा मिश्र धातुओं के बनने को समझाइए। मिश्र धातुओं के बनने को समझाइए, धातुओं के बनने को समझाइए। ये काफी अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं इस चैप्टर में। अच्छा, अगला जो क्वेश्चन है ये मैं आपको बता दे रहा हूं, ऑप्शन टाइप में आता है। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय की पहचान। कौन सा तत्व अनुचुंबकीय है और कौन सा तत्व प्रतिचुंबकीय है। अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय की पहचान। प्रतिचुंबकीय की पहचान आपको आनी चाहिए, पहचान। अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय की पहचान, ये सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट हैं इस चैप्टर के लिए। यूनिट नंबर 4 है, अब एक यूनिट रह गई है, उसके भी मैं आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दे रहा हूं। तो आप ये मान के चलिए कि केमिस्ट्री पार्ट फर्स्ट के पूरा निचोड़ हमने निकाल के रख दिया है। तो चलिए पहले आप इन प्रश्नों को लिख लीजिए, फिर मैं आपको अंतिम यूनिट के प्रश्न बताने जा रहा हूं। तो चलिए अब बात करते हैं यूनिट नंबर 5, उप सहसंयोजी यौगिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसके महत्वपूर्ण प्रश्न कौन से हैं, कौन से इसके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो देखिए पहला कौन सा है, लिगेंड किसे कहते हैं। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, लिगेंड किसे कहते हैं, लिगेंड क्या है। तो लिगेंड किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अच्छा, दंतुक के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण पूछा जाता है। दंतुक के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण, दंतुक के आधार पर वर्गीकरण पूछा जाएगा, लिगेंड का वर्गीकरण पूछा जाता है। दूसरा क्वेश्चन, द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर। यहां पर हमने लिखा द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में अंतर, तथा संकुल यौगिक, यहां पर हमने लिख दिया द्विक लवण तथा संकुल यौगिक में डिफरेंस पूछा जाएगा, यानी कि डिफरेंस बिटवीन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड डबल सॉल्ट। तो मैं अंतर ये पूछा जाएगा, अंतर लिख दिया हमने यहां पर। तीसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां पर वो है कीलेटीकरण क्या है, कीलेटीकरण या कीलेट प्रभाव, कीलेटकरण या कीलेट प्रभाव आपसे पूछ ले तो आप बता देंगे, कीलेट प्रभाव। चौथा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वीबीटी तथा सीएफटी में अंतर आपसे पूछा जाता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो वीबीटी तथा सीएफटी में अंतर आपसे पूछा जाता है, में अंतर आपसे पूछा जाता है। अगर पांचवें क्वेश्चन की बात करूं
तो इस चैप्टर में 5वें क्वेश्चन में अगर हम जाएंगे तो वो है वर्नर का सिद्धांत। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। वर्नर का सिद्धांत क्या होता है भाई, वर्नर के सिद्धांत के बारे में आना चाहिए। और लास्ट जो चीज मैं बताऊंगा इस पूरे चैप्टर की, लास्ट चीज जो काफी इंपॉर्टेंट है वो है IUPAC आपको आने चाहिए भाई दोस्त। उप सह संयोजन यौगिकों के IUPAC नामकरण आपको आना चाहिए। मैंने चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए। ये 6 प्रश्न हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, यही 6 पढ़ने हैं आपको। तो देखिए मैंने यूनिट वाइज 5 यूनिट है, 5 यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। इनको आप पढ़ के जाएंगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपको बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न देखने को भी मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 2। और जब दूसरी वीडियो में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, उसके बाद हम फैक्ट वाले क्वेश्चन बताएंगे। तो ये पहली वीडियो है पार्ट 1 के, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। अब मैं बताऊंगा महत्वपूर्ण रिएक्शंस कौन सी हैं, फिर उसके बाद हम फैक्ट वाले जो है क्वेश्चन बताएंगे, NCERT के क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को, आप अच्छी तैयारी करें। भगवान से यही प्रार्थना है कि आप सभी अपने भविष्य में उज्जवल हों, सफलता आपको निश्चित सफलता मिले और हमेशा आप अपने जीवन में सफल हों। हमेशा खुश रहें। धन्यवाद।